हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड का पार्ट 3 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि मुद्रण क्रांति और उसका प्रभाव मतलब लोगों के विचारों पे, लोगों की थिंकिंग पे, सोसाइटी पे, राइटिंग पे, रीडिंग पे क्या इम्पैक्ट डाला प्रिंट रेवोल्यूशन ने, इसके बारे में पढ़ेंगे। व्हाट वाज द प्रिंट रेवोल्यूशन? मुद्रण क्रांति क्या थी? इट वॉज नॉट जस्ट ए डेवलपमेंट एंड ए न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। तो ये सिर्फ एक विकास और एक नया तरीका किताबों के निर्माण करने का ही नहीं था, इसके अलावा भी बहुत कुछ था। इट चेंज द लाइफ्स ऑफ पीपल। इस प्रिंट रेवोल्यूशन ने लोगों के जीवन को बदल डाला। चेंजिंग देयर रिलेशनशिप टू इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, और लोगों का जो संबंध था, ठीक है, किसके साथ? सूचना के साथ और ज्ञान के साथ, उसको बदल डाला। विद इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटीज़, और जो संस्थाएं और अथॉरिटीज़ थी, इनके साथ भी जो संबंध था लोगों का, वो भी बदल डाला। इट अफेक्टेड पॉपुलर परसेप्शंस, लोगों की जो सोच होती थी उसको प्रभावित किया प्रिंट रेवोल्यूशन ने। एंड ओपनड अप न्यू वेज ऑफ ऑब्जर्वेशन, और अनुभव करने के अलग अलग तरीके को, वेज को जन्म दिया। ठीक है। ए न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नए पढ़ने लिखने वाली जो जनता थी या लोगों का उदय। ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड विद द प्रिंटिंग प्रेस। अब जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, ठीक है, तो एक नई रीडिंग पब्लिक, नए पढ़ने लिखने वाले लोगों जो है उभर कर आए। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। प्रिंटिंग यानी कि मुद्रण की वजह से जो किताबों की जो कीमत होती थी वो बहुत ही कम हो गई थी, यानी कि अब बुक जो है इजीली प्रिंट हो जाती थी। द लेबर एंड टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन, और जो मेहनत और जो समय लगता था पहले किताबों को लिखने के लिए या किताबों का निर्माण करने के लिए, वो अब बहुत ही कम हो गया था। एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड ईजिली, और बहुत सारी जो किताबें थी वो आसानी से अब प्रोड्यूस की जा सकती थी प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में। बुक्स फ्लडेड द मार्केट। प्रिंटिंग प्रेस की वजह से अब खूब सारी किताबें जो हैं वो मार्केट में पहुंच गई। रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ रीडर्स, और रीडर्स भी जो है वो इंक्रीज हो रहे थे, यानी कि पढ़ने लिखने वाले लोग भी जो है वो बढ़ रहे थे, तो उन तक आसानी तक जो है वो किताबें पहुंचने लगी। ठीक है। एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। अब जो बुक्स थी वो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से काफ़ी सस्ती हो गई थी, इसकी वजह से एक नया पढ़ने लिखने वाले लोगों का उदय हुआ और उनमें पढ़ाई लिखाई की एक नई संस्कृति का जन्म हुआ। ठीक है, लोगों को मज़ा आने लगा पढ़ने लिखने में, क्योंकि आसानी से किताबें अवेलेबल होने लगी। अर्लियर, पर पहले, रीडिंग वॉज लिमिटेड टू द एलिट्स। पहले क्या होता था, प्रिंट रेवोल्यूशन या फिर प्रिंटिंग मशीन आने से पहले जो किताबें थी वो सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों, एलिट्स तक ही लिमिटेड थी, इन तक ही सीमित थी, क्योंकि किताबें महंगी होती थी और गरीब आदमी या फिर कॉमन मैन तो इनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक है। कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। तो प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले, ठीक है, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले जो एक आम आदमी होते थे, आम लोग जो होते थे, ये एक मौखिक संस्कृति में रहते थे, यानी कि इनके पास कोई भी जो भी नॉलेज होती थी, ज्ञान जो होता था या सूचना होती थी, ठीक है, वो सिर्फ मौखिक रूप से जो है एक मतलब जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचती थी। ठीक है। दे हर्ड सैक्रेड टेक्स्ट read out, ballads recited and folk tales told। तो इनके पास कोई भी ये धार्मिक ग्रंथ में जो भी ज्ञान होता था या जो भी सूचनाएं होती थी, बैलेट्स यानी कि गाथा गीत जो होते थे, या फिर फोक टेल्स यानी कि जो लोक कथाएं होती थी, ये सारी की सारी जो है इनको ओरली ही कॉमन मैन होते थे उनको ओरली ही ये सुनते थे। ठीक है, मौखिक रूप से ही इनको पता चलता था। नॉलेज वॉज गिवन ओरली, और इनके पास सारी की सारी चीज़ें मौखिक रूप से ही पहुंचती थी, क्योंकि किताबें तो इनके पास होती नहीं थी। ठीक है, क्योंकि किताबें काफ़ी महंगी होती थी और ये लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसलिए मौखिक रूप से ही सारा ज्ञान इनको मिलता था। ठीक है। अब इनके धार्मिक ग्रंथ और जो गाथा गीत और जो लोक कथाएं सब ओरली ही इनको मिलती थी। ठीक है। पीपल हर्ड ए स्टोरी कलेक्टिवली और सो ए परफॉर्मेंस। अब लोग जो है इकट्ठे हो जाते थे एक जगह और वहीं पे जैसे कहानियाँ वगैरह जो है सुनाई जाती थी। ठीक है। एज वी विल सी इन चैप्टर 8,
दे डिड नॉट रीड ए बुक इंडिविजुअली एंड साइलेंटली। अब जैसा कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में, तो हम ये देखेंगे कि लोग जो है इकट्ठा होकर के जो है आज सारे इकट्ठे होते थे और फिर जो है कहानियों को या गीतों को या सूचनाओं को या ज्ञान को जो है वो सुनते थे। ठीक है, जैसे कि हमारे गाँवों में पुराने समय में होता था कि सारे के सारे लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते थे और कोई भी जो बुजुर्ग होता था जिसको ज्ञान होता था वो ओरली ही सारा का सारा ज्ञान देता था। ठीक है, किताबों का अभाव होता था उस समय। बुक्स वर नॉट ओनली एक्सपेंसिव बट they could not be produced in sufficient numbers before the age of print। तो प्रिंट की एज यानी कि मुद्रण की जो युग था उससे पहले जो बुक्स है वो सिर्फ महंगी ही नहीं होती थी बल्कि बहुत ज़्यादा मात्रा में भी वो उनका निर्माण नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि हाथों से लिखी जाती थी। ठीक है, बहुत कम बन पाती थी। नाउ पर अब यानी कि प्रिंट रेवोल्यूशन आने के बाद नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शंस ऑफ द पीपल, यानी कि अब जब किताबें हैं वो आसानी से अलग अलग वर्गों, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों तक आसानी से पहुंचने लगी। अर्लियर देयर वाज ए हियरिंग पब्लिक, नाउ ए रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। पहले क्या था, प्रिंट रेवोल्यूशन से पहले लोग सुनते थे, ओरल कल्चर था, पर अब जो है लोग पढ़ने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, रीडिंग पब्लिक भी उभर कर आ गई क्योंकि आसानी से किताबें अवेलेबल होने लगी थी, सस्ती हो गई थी। बट द ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, पर ये जो बदलाव था ये इतना आसान नहीं था जितना दिखता है। बुक्स कुड बी रेड ओनली बाय द लिटरेट एंड द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वर वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। पर ये बदलाव इतना आसान नहीं था। ठीक है, ये रीडिंग पब्लिक इतनी आसानी से इमर्ज नहीं हुई, ठीक है, जितना आसानी से लगता है। बुक्स जो है वो सिर्फ पढ़ने लिखने वाले लोग ही पढ़ सकते थे और जो साक्षरता दर थी कहाँ पे, यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कम थी 20वीं सदी तक, 20th सेंचुरी तक। हाउ देन कुड पब्लिशर परसुएड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक। तो कैसे जो पब्लिशर्स यानी कि जो प्रकाशक थे जो बुक्स को पब्लिश करते थे, इन्होंने कैसे आम आदमी को राजी किया कि वो प्रिंटेड बुक का स्वागत करें, यानी कि जो प्रिंट होती थी मुद्रण वाली किताबें उनका स्वागत करें, क्योंकि बहुत सारे लोग तो लिटरेट थे ही नहीं। They had to keep in mind the wider reach of printed work to do that। अब इन्होंने क्या किया, ऐसे टॉपिक्स चूज़ किए जो कि आम आदमी के मन को लुभाएं। इन पब्लिशर्स ने ये काम किया, ऐसे टॉपिक्स, ऐसी चीज़ों को चुना जो कि आम आदमी जो है उनमें जो है रुचि ले। Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out। तो इन्होंने क्या किया कि अगर कोई व्यक्ति नहीं भी पढ़ सकता तो अगर उसको ओरली भी कुछ सुनाया जाए तो उसको मज़ा आए। इन्होंने ऐसे टॉपिक्स का जो है चयन किया पब्लिशर्स ने। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पढ़ नहीं सकता सुन तो सकता है, और सुनेगा तो उसको अगर मज़ा आएगा तो वो नो डाउट किताबें खरीदेगा और किसी से पढ़वाएगा या फिर ऐसी जगह जाएगा जहाँ पे ये किताबें पढ़ी जाती हैं। ठीक है, देयरफॉर प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग पॉपुलर बैलेड्स एंड फोक टेल्स। इसलिए जो प्रिंटर्स थे यानी कि जो पब्लिशर्स थे या प्रिंटर्स जो मुद्रण करते थे, ठीक है, किताबें छापते थे, उन्होंने क्या किया, ऐसी चीज़ों को छापना शुरू कर दिया जिसमें आम आदमी को मज़ा आए, जैसे कि गाथा गीत, बैलेड्स में बड़ा मज़ा आता है सुनने में। फोक टेल्स यानी कि जो लोक कथाएँ होती हैं उनमें बड़ा मज़ा आता है सुनने में लोगों को। ठीक है, एंड सच बुक्स वुड बी प्रोफ्यूजली इलस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। और इन किताबों में जो है बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स यानी कि इमेजेस जो है, तस्वीरें भी ये जो है छापने लगे। These were sung and recited at gatherings in villages and in taverns in towns। तो ये जो किताबें थी जिनमें बैलेट्स होते थे, फोक टेल्स होती थी, अलग अलग इमेजेस होती थी, ये जो है अलग अलग जगह पे गैदरिंग्स यानी कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते थे शहरों में और गाँव में, वहाँ पे गाई जाने लगी या फिर जो है मौखिक रूप से बताई जाने लगी। तो बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते थे। ठीक है, इससे क्या हुआ, किताबों की सेल्स यानी कि उनकी बिक्री भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, क्योंकि इनमें वो टॉपिक होते थे जो आम आदमी को बहुत ज़्यादा लुभाते थे, इसलिए सेल्स बढ़ी। तो लिटरेसी रेट ज़्यादा ना होते हुए भी बुक्स जो है वो बिकने लगी। देयरफॉर ओरल कल्चर एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड।
ठीक है। इसलिए जो ओरल कल्चर था, ओरल कल्चर मतलब कि जो बैलेट्स और फोक टेल्स पहले मौखिक रूप से सुनाई जाती थी, ये प्रिंट में प्रवेश कर गए, यानी कि अब प्रिंट होने लगे ये चीज़ें, ठीक है। एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड, और फिर ये जो प्रिंटेड मटेरियल था, ये बुक्स थी जिसमें ये फोक टेल्स और बैलेट्स थे, ये मुँह जबानी इलिटरेट लोगों को सुनाई जाने लगी, ठीक है, जो साक्षर नहीं थे। द लाइन विच सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड, इसकी वजह से जो रेखा जो मौखिक और पढ़ने लिखने वाले लोगों को डिवाइड करती थी, बांटती थी, वो ब्लर यानी कि अब धुंधली हो गई थी, यानी कि आपस में दोनों इंटरमिंगल हो गए थे। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड, तो चाहे वो मौखिक रूप वाले लोग हों जो मौखिक रूप से सुनते थे, चाहे वो पढ़ने वाले थे, दोनों के दोनों आपस में मिक्स हो गए, ठीक है, मिश्रण हो गया इनका, आपस में मिक्स हो गए, ठीक है। रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट, अब जो धार्मिक वाद विवाद क्या था और फियर ऑफ प्रिंट यानी कि मुद्रण का क्या डर था, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या मुद्रण से भी कोई, प्रिंट से भी कोई डर हो सकता है, देखते हैं। प्रिंटिंग इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, अब जो प्रिंटिंग शुरू हो गई तो नई नई किताबें छपने लगी, नए नए टॉपिक्स आने लगे, इसकी वजह से इस प्रिंट ने जन्म दिया किसको, एक ऐसे दुनिया को जिसमें वाद विवाद होने लगा, क्योंकि किताबें नो डाउट नॉलेज लेके आती हैं और ज्ञान होता है तो आदमी आँख बंद करके तो किसी चीज़ पे विश्वास करेगा नहीं, ठीक है, इसलिए लोग जो है वो वाद विवाद करने लगे। एंड डिस्कशंस, विचार, ठीक है, चर्चाएं होने लगी अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के, अलग अलग बातों को लेकर के। एंड क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज़, अब नए नए टॉपिक्स पे किताबें आने लगी तो इससे जो विचार हैं उनका भी प्रचार और प्रसार होने लगा, नए नए विचार जो है वो आने लगे, ठीक है, लोगों को पता चलने लगे। पहले ये विचार सिर्फ अमीर लोगों तक ही सीमित थे, क्योंकि बुक्स की जो पहुंच थी, एक्सेस थी, वो उन्हीं तक थी, क्योंकि बुक्स बहुत महंगी थी, इसलिए कॉमन मैन उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था, काफ़ी सारे रीज़न थे। पर अब जब प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद में लोगों के पास नॉलेज आ गई, और आपको पता है नॉलेज एक पावर है, नॉलेज इज़ पावर, ठीक है, और इसकी वजह से डिबेट और डिस्कशन होने लगे सोसाइटी में। इवन दोज हु डिसएग्रीड एंड विद एस्टेब्लिश्ड अथॉरिटीज़ कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज़, यहाँ तक कि जो लोग अब अथॉरिटीज़ यानी कि संस्थाओं से या सरकार से सहमत नहीं होते थे, वो भी अब अपने विचारों को यानी कि छपवाने लगे, यानी कि किताबों में छापने लगे और उनका प्रचार और प्रसार करने लगे, ठीक है। यानी कि कोई अगर मेरे को कोई बात पसंद नहीं है सरकार की या किसी संस्था की, तो मैं आसानी से उसको छपवा करके लोगों तक पहुंचा सकता हूं। थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड अपील टू पीपल टू थिंक डिफरेंटली, अब अपना मैसेज जो है वो प्रिंट करवा दो और लोगों से अपील या प्रार्थना कर सकते हो कि अलग तरीके से लोग सोचना शुरू करें। एंड मूव दैम टू एक्शन, और उनको प्रेरित कर सकते हैं क्रिया करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। दिस हैड इम्पोर्टेंस इन डिफरेंट स्फेयर्स ऑफ लाइफ, और इसका जो महत्व है वो जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में जो है दिखने लगा। तो यानी कि प्रिंटिंग से देखो लोगों के पास नॉलेज आई, डिबेट डिस्कशन होने लगे, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के डिसएग्री हैं तो आप प्रिंट करवा सकते हो, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हो, ठीक है, लोगों को प्रेरित कर सकते हो, ठीक है, एक्शन के लिए। नोट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक, अब हर किसी को ये प्रिंटेड बुक जो है अच्छी नहीं लगी, स्वागत नहीं किया हर किसी ने इसका। मैनी वर एंक्सियस ऑफ द अफेक्ट्स दैट द ईजियर एक्सेस टू द प्रिंटेड वर्ड एंड द वाइडर सर्कुलेशन ऑफ बुक्स कुड हैव ऑन पीपल माइंड, कई लोगों का डर था, यार किताबें तो बहुत ज़्यादा छपने लग गई और लोगों के पास नॉलेज भी आने लग गई, तो इस नॉलेज का लोगों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है, कई लोगों को ये डरने लगने लगा। इट वॉज फियर्ड दैट इफ़ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वट वॉज प्रिंटेड, अब उनको ये डर था अगर जो भी कोई चीज़ छप रही है अगर उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहा, ठीक है, एंड रेड देन इररिलीजियस एंड रेबलियस थॉट्स माइट स्प्रेड, कहा अगर जो भी चीज़ प्रिंट हो रही है अगर उस पर कोई नियंत्रण नहीं रहा तो उससे अधार्मिक, इररिलीजियस और रेबलियस थॉट्स माइट स्प्रेड, और विद्रोही विचार जो है वो फैल सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ जो छपे उस पर कंट्रोल होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, नहीं तो किताब जो है यानी कि गलत ज्ञान, गलत नॉलेज जो है आदमी का दिमाग भी खराब कर सकती है, इनको ये डर था। इफ़ डैट हैपन्ड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड, और अगर ऐसा हुआ तो जो अच्छा साहित्य है वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा, उसका भी विनाश हो जाएगा।
एक्सप्रेस्ड बाय मोनार्क्स एंड रिलीजियस अथॉरिटीज़ एज वेल एज मैनी राइटर्स एंड। तो ये जो चिंता थी ये किसके द्वारा हुई? मोनार्क जो राजा थे और रिलीजियस अथॉरिटीज़ जो धार्मिक संस्थाएं थी, एज वेल एज मैनी राइटर्स और काफ़ी सारे जो लेखक थे। आर्टिस्ट, तो किस किस के द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई? जो मोनार्क यानी कि राजा महाराजा थे और रिलीजियस अथॉरिटी धार्मिक संस्थाएं थी, ठीक है। उसके अलावा राइटर्स लेखक, आर्टिस्ट, कलाकार, इनके द्वारा ये चिंता व्यक्त की गई। दिस एंग्जाइटी वाज द फाउंडेशन ऑफ वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू प्रिंटेड लिटरेचर विच हैड स्टार्टेड टू सर्कुलेट। तो पर इनकी जो है इस बात को लेकर के जो है आलोचना होने लगी कि किस बात की चिंता करनी है, किस बात की वो है, सब कुछ तो सही छप रहा है, ठीक है। कंसिडर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस इन वन स्फेयर ऑफ लाइफ इन अर्ली मॉडर्न यूरोप, दैट इज रिलीजन। अब इस प्रभाव का, यानी कि जो प्रिंटिंग थी, इसका प्रभाव हम एक क्षेत्र में लेकर के देखते हैं, ठीक है, और वो है रिलीजन यानी कि धर्म के अंदर। द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रोट 95 थेसिस इन 1517 क्रिटिसाइजिंग मैनी ऑफ द प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। अब एक रिलीजियस धार्मिक सुधारक जो थे, ठीक है, जिनका नाम मार्टिन लूथर था, इन्होंने 95 थेसिस जो है वो लिखे 1517 के अंदर। और इन थेसिस में क्या लिखा? क्रिटिसाइज किया इन्होंने, आलोचना की किसकी? काफ़ी सारी जो प्रथाएं थी, प्रैक्टिसेस थी और रिचुअल्स जो आडंबर थे, ठीक है, कर्मकांड थे, ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च के। तो रोमन कैथोलिक चर्च के जो प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स थे उनकी जो है मार्टिन लूथर ने अपने 95 थीसिस में आलोचना की है, ठीक है। तो मार्टिन लूथर कौन थे? रिलीजियस रिफॉर्मर। याद रखना कितने थीसिस? 95 थीसिस। कब? 1517 में। और किसके खिलाफ? रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ, उसकी प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स के खिलाफ। याद रखना बेटा। ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पेस्टेड ऑन ए चर्च डोर इन विटनबर्ग। और इन 95 थीसिस की उसने प्रिंटेड कॉपी जो है कहाँ पे छापी? विटनबर्ग का जो गिरजाघर था उसके दरवाजे पे, ठीक है, वहाँ पे छाप दी। इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज़। और सीधा सीधा जो है चैलेंज दे दिया चर्च को कि उसके विचारों को, चर्च के विचारों को, ठीक है। बोला कि इस चर्च के जो विचार हैं उसको चुनौती दे डाली सीधी सीधी इन 95 थीसिस से। लूथर राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। अब ये जो लूथर के जो 95 थीसिस थे, इनको लोगों ने, ये बहुत जल्दी जो है आग की तरफ फैल गए और लोगों ने इनको खूब पढ़ा, ठीक है, अच्छे से पढ़ने लगे लोग, बहुत से लोगों के पास पहुंच गए ये। दिस कॉज्ड ए डिवीज़न विद इन द चर्च। और इस 95 थीसिस की वजह से चर्च यानी कि जो रोमन कैथोलिक जो चर्च था उसके अंदर जो है, रोमन चर्च जो था उसके अंदर जो है वो डिवीज़न हो गया, विभाजन हो गया, ठीक है, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के बीच में। एंड बिगेन द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और इन थीसिस के वजह से मार्टिन लूथर के जो चर्च था उसके अंदर जो है सुधार की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी कि सुधार की प्रक्रिया मतलब ये प्रैक्टिसेस और जो रिचुअल्स थे बेमतलब के, ये हटने की मुहिम शुरू कर दी गई थी प्रोटेस्टेंट्स के द्वारा। क्योंकि प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जो कि सुधार में विश्वास रखते थे, ठीक है। क्रिश्चियन रिलीजन में 2 सेक्ट हैं, 2 संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक जो ओरिजिनल क्रिश्चियन रिलीजन को मानते हैं और प्रोटेस्टेंट जो कि का सुधार होने के बाद जिस रिलीजन को मानते हैं, ठीक है, सुधार चाहते हैं रिलीजन में, आडंबर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते, ठीक है, गलत प्रथाओं को अच्छा नहीं मानते प्रोटेस्टेंट जो होते। लूथर ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टामेंट सोल्ड 5000 कॉपीज विद इन ए फ्यू वीक्स, ठीक है। लूथर ने क्या किया? अनुवाद किया। न्यू टेस्टामेंट बेटा एक बुक है, क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करती है, और इसका जो है अनुवाद किया लूथर ने, ट्रांसलेट किया न्यू टेस्टामेंट को। और इसकी अनुवाद करने के बाद 5000 कॉपीज़ जो है कुछ ही सप्ताह में बिक गई। एंड ए सेकेंड एडिशन केम आउट विद इन 3 months। और दूसरा जो एडिशन है वो 3 महीने के अंदर ही आ गया। डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, लूथर सैड, प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। तो मार्टिन लूथर का कहना ये था कि प्रिंटिंग जो है, मुद्रण जो है, भगवान का एक गिफ्ट है मानव को, इंसानों को, और सबसे महान गिफ्ट है, ठीक है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, ठीक है, उपहार है भगवान का,
इंसान को। सेवरल स्कॉलर्स एक्चुअली थिंक दैट प्रिंट ब्रोट अबाउट ए न्यू इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट। अब कई जो विद्वान थे उनका मानना ये था ये प्रिंट जो है एक बहुत ही मतलब इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, आध्यात्मिक, ठीक है, वैसा वातावरण बना दिया, बहुत ही मतलब बुद्धि से भरा हुआ माहौल जो है वो बना दिया प्रिंट ने। एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज़ विच लेड टू रिफॉर्मेशन, और ऐसे विचारों को फैलाने में मदद की जिससे कि सुधार, समाज में सुधार को जिसने बढ़ावा दिया। तो देखा प्रिंट ने कैसे कितनी सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया, लोगों को समझदार बनाया, धर्म के अंदर जो प्रॉब्लम्स थी उनको हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई, ठीक है। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही।